Alright, my dear students. So today we are going to discuss our next chapter, that is biotechnology and healthcare. अच्छा, इससे पहले हमने जितना भी चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, लेट मी टेल यू समथिंग। हमने सारी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी है, एम आई राइट? नॉर्मल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन्स। हमने देख लिया कि भाई हाँ भाई डाइजेशन हो रही है, हमें देख लिया भाई रिस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने इम्यूनिटी में हमने अपना इम्यून सिस्टम पढ़ लिया। स्कोप ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमने मस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस किया। स्केलेटल सिस्टम में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट में ही हमने स्केलेटल सिस्टम को, जो बोन्स एंड जॉइंट्स को डिस्कस किया, राइट। हमने का सर्कुलेशन में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्कस किया, हमने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस किया, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। सो वी हैव टोटल 11 सिस्टम्स, राइट। और एंडोक्राइन सिस्टम को छोड़कर हमने एंडोक्राइन सिस्टम एंड योर एंटीगुमेंट्री सिस्टम इन हेयर, स्किन, नेल्स, उनको छोड़ के हमने 9 सिस्टम्स जो आपके सिलेबस में थे ऑलमोस्ट वो तो डिस्कस किया। अब वो सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। याद रखना, आगे आप मेडिसिन में आओगे या मेडिसिन से रिलेटेड किसी फील्ड में जाओगे, राइट, तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में ना, आम मरा की ज़िंदगी में आपको कोई नहीं पूछेगा कि हाँ भाई, कोई पेशेंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर मेरा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप मुझे बता दें, मुझे क्रेब साइकिल के स्टेप्स बता दें। नहीं, आपको उसके क्लिनिकल, आपका लाइक पेशेंट में आपको क्या नज़र आएगा, क्या आपको लगेगा कि भाई उसको ये वाली कंडीशन हो सकता है, उसका बॉडी का फ्ला ऑर्गन या बॉडी का फ्ला फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, दैट्स क्लिनिकल्स, राइट। तो वो क्लिनिकल्स असल में इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रोल, आपकी लाइफ में। और आप जो टेस्ट दोगे आगे, यूएसएमएल दे रहे हो, पब्स दे रहे हो, जो भी टेस्ट दोगे आप आगे, राइट, उन टेस्ट में भी क्लिनिकल्स अगर आपके अच्छे हैं, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी, शिफा यूनिवर्सिटी, वो सारे क्लिनिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि आपने नॉर्मल पढ़ ली कि भाई हाँ ये काम हम कर सकते हैं, हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थ्योरीज। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एक सोमैटिक सेल्स में जो टोटल नंबर ऑफ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉली। ठीक है, आपने क्या किया था 1996 में, आपके पास स्कॉटलैंड के कुछ साइंटिस्ट ने ये किया कि सबसे पहला फर्स्ट मैमल क्लोन फ्रॉम एन सोमैटिक सेल, दैट वाज डॉली, राइट। As you can see in this picture, let me use let me just reduce the thickness. Yeah, first mammal to be genetically synthesized, राइट, उसका नाम आपने रख दिया था डोली, डोली शेप, 1996 में। अब इट वाज अ बिग थिंग। आपने नॉर्मल तो पढ़ लिया ना कि सोमैटिक सेल्स में टोटल, एक सोमैटिक बॉडी सेल्स में, नॉर्मल बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स में सारी जीन्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स आपके पास डिफ्रेंशिएटेड हैं, तो वो आपके पास लाइक रिप्रोडक्शन में उनका एक रोल नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ जीन्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सारी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हर सेल के पास मौजूद है। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप उससे एक पूरे ऑर्गेनिज्म को का मैप बना सकते हो और उसको सिंथेसाइज कर सकते हो, राइट। दैट वाज अ थ्योरी, और 1996 में आपने उसको करके भी दिखाया, right, with the help of biotechnology. So biotechnology is the implementation of biological organisms, cells, genes and biomolecules to produce useful products. हमें जाहिर सी बात है बायोटेक्नोलॉजी हमने अपने लिए यूज़ करना है ना, राइट। और हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डील कर रहे होंगे हेल्थ केयर को। इन दिस चैप्टर हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स हैं। इन दिस लेक्चर वी विल बी कवरिंग वैक्सीन। सो वैक्सीन के सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में चलते हैं। हमने ये हिस्ट्री डिस्कस की थी इन आवर ए सेलुलर वायरस चैप्टर एज वेल। सबसे पहले एडवर्ड जेनर भाई साहब आए थे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ही इज़ एडवर्ड जेनर। ये आए थे, इन्होंने 8 ईयर ओल्ड बॉय को काउपॉक्स लीजन्स उन्होंने निकाले थे फ्रॉम अ मिल्क मेड, और वो
देखा था उन्होंने कि 6 वीक के बाद जब बॉय को इनोकुलेट किया जाता है स्मॉल पॉक्स से, स्मॉल वर्ड का वायरस अंदर लाया जाता है, तो बॉय को डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यही कहा था, एक 8 साल बच्चे को उन्होंने उनकी बॉडी में काउपॉक्स लीजन्स जो कि उन्होंने मिल्क मेड से लिए थे, राइट, जो वहाँ पर, क्योंकि ये काऊ से थे ना, काऊ पे काम कर रहे होंगे, तो वहीं काऊ से लाइक स्मॉल पॉक्स जो था, क्या था, काउपॉक्स वायरस ना, काउपॉक्स नाम से याद है, जो कि एक माइल्ड वायरल डिजीज़ थी जो कि इफेक्ट करती है काउस को। अब काउ से वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई थी आपके पास मिल्क मेड में, मिल्क मेड के हाथों पे, राइट, वहाँ से फिर वो लेयंस जो बनना स्टार्ट हो गए थे, वो आप सादी ज़बान में समझ लो, सादी ज़बान में हम इसको कैसे कहेंगे, आई डोंट नो, वो लेयंस के मटेरियल निकाल कर उन्होंने 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर इनैकुलेट किया था। अब उसके बाद उन्होंने 8 6 वीक्स के बाद देखा था, मतलब कि 6 वीक्स 1.5 महीने बाद उन्होंने देखा, 1.5 माह बाद उन्होंने देखा कि बॉडी को अगर मैं स्मॉल पॉक्स का वायरस दे इनाकुलेट करता हूँ, डाल अंदर इंजेक्ट करता हूँ, तो बॉडी में कोई स्मॉल पॉक्स डेवलप्ड नहीं होती, राइट। अब ये तो हमने इस वायरस वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बट वाई, यहाँ पे तो मैंने आपको ये सवाल, ये हिस्ट्री तो बता दी कि काउपॉक्स के लीजन्स से आपने बॉडी के अंदर इनाकुलेट किया। लीजन्स में क्या थे, लीजन्स में आपके पास डेड काउपॉक्स के डेड वायरसेस थे, या फिर तो वीक वायरसेस थे जो कि कैपेबल नहीं थे डिजीज़ कॉज करने के लिए, लेकिन अ, इतने कैपेबल थे कि भाई बॉडी जो है उसको रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले। एंटीबॉडीज़ बन गई तो आपके पास ऑफ कोर्स आप वैक्सीनेटेड हो गए। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी है आपके पास, आर्टिफिशियल या नेचुरल? ये आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है आपके पास। अब ऐसा क्यों है कि मतलब कि आपने काउ पॉक्स के लीजन्स को इनाकुलेट किया, लेकिन स्मॉल पॉक्स की एक और डिफरेंट वायरस की आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब, इसकी रीज़न मैं आपको वायरस वाले चैप्टर में दी थी, यू कैन जस्ट गो चेक आउट दैट वीडियो, आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा कि इसकी क्या रीज़न थी। इस तरीके से उन्होंने 23 पीपल को, ये सारे एमसीक्यूज हैं, उन्होंने वैक्सीनेट किया था। और उसके बाद लुई पास्टर आए थे, लुई पास्टर ने अगेन यही टेक्निक यूज़ की थी टू डेवलप डिफरेंट वैक्सीन क्यूलिंग रैबीज़। और इन्होंने, लुई पास्टर ने ये टर्म वैक्सीनेशन को दिया था। वैक्सीनेशन टर्म वॉज डिराइव या कॉइंड बाय लुई पास्टर, and Edward Jenner was the first who discovered, who made the first vaccine. The first vaccine was made by Edward Jenner, and the term that was coined by Louis Pasteur, right? तो ये आपने याद, यहाँ पे चीज़ें याद रख लेनी है। ऑलराइट, अब आपके पास वैक्सीन है क्या? देखो, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक होता है आपके पास वैक्सीन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, पिंक यूज करते हैं। एक होती है वर्ड वैक्सीन, और एक होती है इम्यूनाइजेशन। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन। वैक्सीन होती है जो मेडिसिन, सादी ज़ुबान में जो मेडिकल फ्लूइड या मेडिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस जो आप इंजेक्ट करते हो, जो क्या क्या आप इंजेक्ट करते हो इन आपके पास, इंजेक्टेड इंजेक्टेड इनटू बॉडी, सब्सटेंस इंजेक्टेड इनटू बॉडी, दैट इज वैक्सीन। और इम्यूनाइजेशन is the process of becoming protected from that disease, it is the process of becoming protected from that disease। आपने उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ वैक्सीन दी और आपकी बॉडी इम्यूनाइज होगी, मतलब कि आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट आपने दी, तो आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। दैट इम्यूनिटी डेवलप करने वाला प्रोसेस, इट इज़ इम्यूनाइजेशन, राइट। तो गेटिंग अ वैक्सीन या इंजेक्टिंग द वैक्सीन, इट्स वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड डेवलपिंग द इम्यूनिटी फ्रॉम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। मतलब कि वैक्सीन, यहां से आपको क्या पता लग रहा है, वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब कि वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जाता है
कि इन्फेक्शन होने से पहले आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ले। स्मॉल पॉक्स का वायरस अभी मेरी बॉडी में नेचुरली इंटर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इंटर हो भी सही इन फ्यूचर, तो मैं मेरी बॉडी पहले से ही इम्यूनिटी हो मेरी बॉडी के पास, ठीक है। लेकिन अगर मेरा स्मॉल पॉक्स का वायरस इंटर हो गया ना बॉडी में, राइट, अब मेरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे ये नहीं कहेगा मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ पड़ा है मुझे वैक्सीन लगाओ, नहीं। फिर उस केस में आपके पास बॉडी मुझे एंटीबॉडीज देगा, राइट। आपके पास एंटीबॉडीज का कौन से क्या प्रोवाइड करेंगे? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, एंड दैट विल बी आर्टिफिशियल, राइट। तो वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मैयर है, प्रिवेंटिव मैयर। आप वैक्सीन इन्फेक्शन होने से पहले ही अपने आप को क्योर कर लेते हो, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तब आप वैक्सीन नहीं दोगे, ठीक है। ये आपने चीज़ें कंफ्यूज नहीं करना है। इम्यूनिटी, वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, और आप कब लाइक दूसरी लाइक दोगे। फॉर एग्जांपल कोविड 19 के बारे में बात कर लेना। कोविड 19 अभी लाइक आया था आपके पास। कोविड 19 के पीछे जो वायरस था वो क्या था आपके पास? दैट वाज कोरोना वायरस, राइट। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दी स्पाइक्स, ठीक है, स्पाइक्स। उसके उस वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखा हमने तो उसके स्पाइक्स की वजह से, राइट। तो वुहान से इन 2019 को कि ये फैलना स्टार्ट हुआ था बॉडी के अंदर। इवन दो कोरोना वायरस का जो लाइक ये था, ये बहुत पहले इन 1916 इन 1960 ही ये वायरस जो है डिस्कवर हो गया था, राइट। लेकिन मैंने आपको वायरस वाले चैप्टर में बताया था कि वायरस हैज़ अ वेरी ग्रेट एबिलिटी, वेरी इंसेन एबिलिटी, क्रेजी होते हैं ये कि लाइक ये अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेते हैं, राइट। आप कोई प्रूफ रीडिंग ही नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत जल्दी म्यूटेशन करते हैं, राइट। एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों लाइक आपके पास लाइक मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी ये चैप्टर बताया था कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में आपको, राइट। कि क्यों लाइक जो आपके पास है, बल्कि इसको छोड़ो, ये सर बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट द आंसर कि लाइक वायरसेस का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप वहाँ पे ए सेलुलर लाइफ वाला चैप्टर देख लेना। तो वहाँ से ये 2019 से वहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ। वहाँ में जो लेबॉर्ट्री में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ऑफ कोर्स वहाँ से ये फैला। उन्होंने लाइक उनकी नेग्लिजेंस थी, उन्होंने बताया नहीं, रिपोर्ट नहीं किया। वहाँ से फिर क्योंकि ये लाइक उस ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक था कोरोना वायरस का, तो ये ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में पेंडेमिक बन गया। नाउ अगेन ए सेलुलर लाइफ में मैंने आपको तीन टर्मिनोलॉजीज बताई थी, वन इज़ एपिडेमिक, वन इज़ एंडेमिक, वन इज़ पेंडेमिक, राइट। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज का भी आपको एक मेडिकल स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। एपिडेमिक जो होता है ना, एपिडेमिक, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। एपिडेमिक, एपिडेमिक आप तब वर्ड यूज़ करते हो जो कि एक डिजीज़ स्प्रेड करे, डिजीज़ स्प्रेड करे एक लिमिटेड एरिया में, डिजीज स्प्रेड इन लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया और पॉपुलेशन, किसी एक लिमिटेड एरिया में वो डिजीज़ फैल रही है, किसी एक सिटी में, किसी एक कंट्री में, ठीक है। ये होता है एपिडेमिक, लाइक सडन आउटबर्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया और पॉपुलेशन। दूसरा वर्ड होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक होता है सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज वर्ल्ड वाइड। जैसे कोविड 19 डिक्लेयर्ड पेंडेमिक इन 2020, तो कोविड 19 को 2020 में आपके पास पेंडेमिक का स्टेटस दे दिया गया था। एक और चीज़ होती है लाइक वर्ल्ड वाइड, अगर ये स्प्रेड, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। एक और टब होता है उसको कहते हो आप एंडेमिक। एंडेमिक कहते हैं आपके पास एक डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, लेकिन वो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल वे, प्रिडिक्टेड लेवल पे, मतलब कि डिजीज इज प्रेजेंट, डिजीज इज प्रेजेंट, डिजीज इज प्रेजेंट, बट ये कोई क्योस को कॉज नहीं कर रही। मतलब कि आपको पता है कि भाई एक हफ्ते में जो है ना इतने केसेस आने ही आने, ठीक है। तो ये होता है एंडेमिक, और ये भी अगेन एक पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो लाइक मलेरिया, कुछ केसेस कुछ एरिया में, जैसे कराची में पता ही है कि भाई इतने केसेस आने ही आने हैं मलेरिया के,
राइट। तो ये हो गया। तो वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जाके स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को टू डेवलप प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज विदाउट कॉजिंग डिजीज इटसेल्फ। कोई डिजीज इसके अलावा नहीं होती। पर्पस क्या होता है इसका? प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ग्रेट मेमोरी सेल्स, ऑफ कोर्स मेमोरी सेल्स कौन से होंगे? टी मेमोरी सेल्स एंड बीटा memory cells, protect against future infections. That's the purpose of vaccine. अब डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से पहले आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्कस करें यहाँ पे। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्सीन की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। जो आप वैक्सीन यूज़ करते हो, टाइप्स ऑफ मॉडर्न वैक्सीन, सिंपल में टाइप्स ऑफ मॉडर्न वैक्सीन, टाइप्स क्या है मॉडर्न वैक्सीन की, बल्कि यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना, राइट। यहाँ पे चलो कर लेते हैं, या ये वी हैव प्लेंटी मच स्पेस। मॉडर्न वैक्सीन की टाइप्स। देखो वैक्सीन आप डिफरेंट फॉर्म में, आपने बॉडी में बस इम्यूनिटी डेवलप करनी है, राइट। तो आप डिफरेंट दे सकते हो। आप पहली होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। आप एक जिंदा पैथोजन को, जिंदा माइक्रोब को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो, लेकिन वो जिंदा माइक्रोब इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड योर बॉडी। मतलब कि वीक होता है, वीक पैथोजेंस। वीक पैथोजेंस को आप इंजेक्ट करते हो बॉडी में, और वो वीक पैथोजेंस आर नॉट एबल टू क्रिएट कॉज एनी प्रॉब्लम इनसाइड योर डिजीज, बट दीज वीक पैथोजेंस, दीज पैथोजेंस आर रिकग्नाइज बाय आवर बॉडी। बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। क्योंकि बॉडी को थोड़ी ना पता है कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, नहीं। बॉडी ने तो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल, आप जो ऑरल ऑरल पोलियो वैक्सीन जो होती हैं, वो इसकी एग्जांपल है। और ये आपके पास कौन सी इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं? ऑफ कोर्स आपके पास लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। सेकंड इज किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में आपके पास पैथोजन को एंटर करते हो, मरे हुए पैथोजन को एंटर करते हो, लाइक वो वाला पैथोजन जो कि आपके पास डाई है, डेड पैथोजन्स को बॉडी के अंदर एंटर करते हो, और दैट डेड पैथोजन आपके पास बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास रेबीज़ वायरस की, रेबीज़ वैक्सीन जो है आपके पास, ये आपके पास है, राइट। ये अगेन जैसे ज़्यादा सेफर, इन दोनों में से हमसे पूछा जाए तो ज़्यादा सेफ कौन है? ज़्यादा सेफर ये है आपके पास, मोर मोर सेफ, क्योंकि यहाँ पे अब दुश्मन मरा हुआ है, ठीक है, दुश्मन मरा हुआ है आपका। अब वो जिंदा वापस तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स। तो ये ज़्यादा सेफ कौन सी है? किल्ड वैक्सीन्स आर मोर 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 सेफ। आगे हो जाती है पहली, दूसरी, थर्ड टाइप आ जाती है सब यूनिट वैक्सीन। अच्छा, सिर्फ एंटीजेनिक कुछ पार्ट्स आपके पास, ये एंटीजन क्या होता है मैंने आपको वायरस वाले चैप्टर में बताया था, नहीं इम्यूनिटी वाले चैप्टर में बताया था कि ये एक सेल है, इस सेल के बाहर रिसेप्टर लगे हुए हैं जो कि इसने अटैच करने में हेल्प आउट करेंगे, राइट। अब इस सेल के लिए ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके अपने लिए इसके रिसेप्टर्स हैं, लेकिन किसी और सेल के लिए ये एंटीजन्स हैं। एंटीजन्स क्या होती हैं? एंटीजन्स, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस। बॉडी जैसे ही देखेगा, इन इस सेल के लिए अपने तो इसके रिसेप्टर हैं, इसके अपने काम की चीज़ें हैं, लेकिन दूसरे सेल के लिए, क्योंकि दूसरे सेल को लगता है ये मेरा अटैक है, ये मेरा एनिमी है, तो इन्हीं को रिकग्नाइज करेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। तो सिर्फ इस एंटीजन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो कि आप बॉडी रिकग्नाइज करे, वो इंजेक्ट करते हो बॉडी में, और उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का वायरस, या फिर तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये आगे पास हो गया तीसरी तरह। चौथी तरह आपके पास होती है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट वैक्सीन, इससे पहले रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट नाम से क्या पता लग रहा है? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है आपके पास? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इट इज, या नहीं, ये वाला कलर सही है। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ये एक वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये एक्स डीएनए है जो एक सेल से लिया है, और ये वाई डीएनए है जो कि आपने एक और सेल से लिया है। इन दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके एक न्यू जेनेटिक मटेरियल को
सिंथेसाइज करते हो, फॉर एग्जांपल दैट न्यू जेनेटिक मटेरियल वाज जेड डीएनए आपने बना ली। अब ये जेड डीएनए आपके पास लाइक यूज़ होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन आपको फॉर डायबिटिक पेशेंट, ग्रोथ हार्मोन्स, वैक्सीन्स, राइट। तो ये आपके पास यूज़ करते हो। तो आप क्या करो, रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट का क्या नाम होगा, रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट का मतलब जॉइन, जॉइंड अगेन, ठीक है, अगेन इन अ न्यू वे, रिकम्बिनेंट, री अगेन कंबाइन जॉइन टुगेदर, अगेन जॉइनिंग समथिंग टुगेदर, राइट। तो आप इसी तरह से करते हो, राइट। इस तरह से समझो कि आपका डीएनए क्या है, एक रेसिपी बुक है, राइट। और हर ऑर्गेनिज्म के सेल के पास वो डी जो रेसिपी मौजूद है, उस रेसिपी में आपके पास जीन्स हैं इंसुलिन बनाने की, ठीक है, इंसुलिन बनाने की एक जीन है। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन में है कि भाई उसने फास्ट ग्रो करना है, जल्दी ग्रो करना है, जैसे कि बैक्टीरिया। तब दोनों जीन्स लोगे, एक जीन जो इंसुलिन की है, दूसरी जीन जो फास्ट ग्रोइंग की है, उन दोनों को कंबाइन करोगे, रिकम्बिनेंट जीन बना दोगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दोगे। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में पुट करोगे, राइट, जो कि जल्दी ग्रो करेगा। और उस जल्दी ग्रो करने वाले से आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे, द प्रोडक्ट वैक्सीन, लाइक इंसुलिन, वैक्सीन्स, एक्सेट्रा। तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी यही है कि आप रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से आपके पास वैक्सीन्स को आप सिंथेसाइज करते हो, राइट। तो ये आपके पास हो गया भाई साहब। और लास्ट आपके पास एक और टाइप है जो कि आई थिंक आपको पता होना चाहिए, या वो है आपके पास आरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन। आपके पास सर्टेन मैसेंजर आरएनए जो कि एंटीजन की प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, ठीक है। आप उसको बॉडी के अंदर भेजते हो, वो एमआरएनए आपके पास लाइक अपना प्रोडक्ट बनाता है सेल के अंदर जाके, लाइक प्रोटीन बना ली, ठीक है। अब जैसे ही कोई ये आपके पास होता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 के लिए आपके पास यही एमआरएनए वैक्सीन यूज़ हुई थी। अब ये जैसे ही सेल ने बना ली उसके इस कोविड 19 वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन, अब जैसे ही कोई कोविड 19 का वायरस एंटर होगा, तो वो प्रोटीन आपके पास उसको रिकग्नाइज कर लेंगी और अगेन उसके साथ उसके एंटीजन के साथ जाके लाइक बाइंड कर जाएंगी, और या ठीक है, इस तरह से। एमआरएनए वैक्सीन में पता क्या होता है, एमआरएनए वैक्सीन में आपके पास ये वो स्पेशल है, ये स्पेशल एमआरएनए वैक्सीन ना वेरी स्पेशल, यू क्रिएट योर ओन एनिमी, योर ओन एनिमी, आप अपने दुश्मन को खुद क्रिएट करते हो, आप अपने दुश्मन को खुद क्रिएट करते हो। किस तरह से, मैसेंजर आ रहे हैं ना, मैसेंजर आ रहे हैं कोई प्रोटीन को बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो प्रोटीन है स्पाइक्स की, एक कोविड 19 का वायरस है उसके ऊपर स्पाइक्स जो हैं उसकी प्रोटीन है, ठीक है। आप अपने खुद वो वेट प्रोटीन बनाओगे, आपकी इम्यूनिटी खुद वो प्रोटीन को रिकग्नाइज करेगी कि भाई हाँ भी मैंने खुद बना ली है, लेकिन ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो है ही एनिमी की, और खुद रिकग्नाइज करके खुद एंटीबॉडीज बनाएगी, दैट इज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, राइट। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कौन से पैथोजन के लिए कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी हमने डिफरेंट वैसे उसकी क्लासिफिकेशन कर भी ली है, लेकिन यहाँ पे आपको आसान होगा। सेपरेशन ऑफ प्योर एंटीजन यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बट लेट मी टेल यू हियर अगेन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल नाम से क्या आपको लग रहा है, मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल, ये आपके पास आ जाती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस करना भी है, इसलिए मैंने इसकी कोई पीपीटी में नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से, मोनोक्लोनल, यस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, ठीक है, सबसे पहले तो आपको वायरस वैक्स आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये एंटीजन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटीजन, ठीक है। और ये आपके पास एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी के पास बाइंडिंग साइट्स हैं, राइट, बाइंडिंग साइट्स हैं। अब ये एंटीबॉडी जो है आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ दिस एंटीजन पे जाके रिकग्नाइज करेगी उससे, उसको कहते हैं एपिटॉप, राइट। एपिटॉप इज अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन
a specific place on an antigen that is recognized by a specific antibody. एंटीबॉडी मतलब कि एंटीजन इज अ एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। और एंटी जैसे समझ लो कि एंटीजन एक पूरा घर है, उस घर में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जो है एपिटॉप है जिसको अब बॉडी रिकग्नाइज करेगी, और उस दरवाजे से कुछ लोग जो हैं उसके साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, एक एपिटॉप के साथ एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है लगेगी। ठीक है, अब ये समझ लो, मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, आपके बीटा सेल्स जो हैं वो जो हैं उनके पास जीन्स हैं एंटीबॉडी को बनाने के लिए, राइट। और आपके पास जो दूसरा है, क्या नाम है, हाँ, आपके पास जो कैंसर सेल्स हैं उनके पास ताकत है रैपिड डिवीजन की। ठीक है, अब इन दोनों जेनेटिक मटेरियल को आप जोड़ोगे, ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, नया डीएनए बनाओगे। अब जिसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो बहुत सारे बीटा एंटीबॉडीज़ को बना सकेगा, बहुत सारी बीटा एंटीबॉडीज़ आपके पास बनना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी, क्योंकि सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है। दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटा सेल्स आर फ्यूज्ड विद माइलोमा। ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया हाइब्रिडोमा। माइलोमा क्या होते हैं, कैंसर सेल्स। ठीक है, हाइब्रिड सेल बन रहा है ना ये, इसलिए कह दिया हाइब्रिडोमा। ठीक है, हाइब्रिड हाइब्रिड सेल क्या होता है, लाइक दो जेनेटिक मटेरियल को जोड़ के आपने जो बनाया ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल से जोड़ा है आपने, हाइब्रिड हाइब्रिड सेल बन गया ना, इसलिए हाइब्रिडोमा। और कैंसर सेल्स हैं मतलब कि माइलोमा, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो होती हैं मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल का क्या मतलब हुआ, अब इसको समझने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा एंटीजन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंटीजन है, इसके ऊपर डिफरेंट एपिटॉप के रीजन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट एपिटॉप के लाइक रीजन्स हैं, राइट। एपिटॉप इज अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय अ एंटीबॉडी। अब एक एंटीबॉडी जो है ना आपके पास, डिफरेंट एंटीबॉडीज डिफरेंट एपिटॉप्स के साथ बाइंड कर सकती है, मतलब कि एक एंटीबॉडी एक से ज़्यादा एपिटॉप्स के साथ भी बाइंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन ईच एपिटॉप कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंटीबॉडी। जो मैं बात कह रहा हूँ कि एक एपिटॉप को डिफरेंट एंटीबॉडी रिकग्नाइज कर सकती है। लेकिन जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ना, योर नेचुरल रिस्पॉन्स, कोई आपके पास बॉडी में ये पैथोजन एंटर हुआ है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, पोलीक्लोनल। पोलीक्लोनल का मतलब है आपके बीटा सेल्स इस पूरे एंटीजन में जितने भी एपिटॉप हैं ये सबको रिकग्नाइज करेंगे ना। कोई एंटीबॉडी आपके पास फॉर एग्जांपल एपिटॉप ए और बी के साथ बाइंड करेगा, कोई आपके पास सी और डी के साथ बाइंड करेगा, कोई ई के साथ बाइंड करेगा। तो मतलब कि डिफरेंट एपिटॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। पोलीक्लोनल क्लोनल से किस नाम वर्ड आ गया, क्योंकि बीटा सेल डिवाइड करेंगे, अपने जैसे ही और सेल बनाएंगे। पोली और डिवाइड करके बहुत सारे हो जाएंगे अपने जैसे ही एक सेल। माइटोसिस हो रही है ना, रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बन रहे हैं, राइट। उसकी वजह से आपके पास बहुत सारी बीटा एंटीबॉडीज बन रही हैं दैट इज अटैचिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ एपिटॉप्स, अपने अपने पर्टिकुलर एपिटॉप्स पे बाइंड करेंगे, पोलीक्लोनल। लेकिन मोनो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ये मोनोक्लोनल, मतलब कि जो जीन, जिस एंटीबॉडी की जीन आपने कैंसर सेल के साथ हाइब्रिडाइजेशन में ऐड करवाई थी, इंटीग्रेट करवाई थी, वही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, और वो एंटीबॉडी सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंटीजन देर इस पर्टिकुलर एपिटॉप के साथ जाके बाइंड करेगी। ठीक है, तो लाइक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड टू लाइक वन एपिटॉप या बाइंड टू इट्स ओन पर्टिकुलर एपिटॉप। ठीक है, तो ये आपने बात याद रख लें, दैट्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पैथोजन है, उस पैथोजन का जो एपिटॉप जो ए है ना, फॉर एग्जांपल ए एक ही एपिटॉप है जो लाइक आपके पास खतरनाक है, बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है एज अ पैथोजन, या वो डेंजरस है। आप उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाओगे, बॉडी में इंजेक्ट करोगे, वो एंटीबॉडीज़ जाके उस एपिटॉप के साथ अटैच हो जाएंगी और लाइक उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या जो भी हमने इम्यूनिटी में डिस्कस किया था कि एंटीबॉडीज़ का डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ एंटीजन यूजिंग क्लोन जीन। अगर आपको ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात समझ नहीं आई, देन
आई थिंक यू शुड गो और आप इम्यूनिटी वाला चैप्टर देख लेना। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आई हैव कवर इट इन डिटेल, वरना हम कल इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, यहाँ पे इसे बाद में समझाने के लिए कह रहा था। अच्छा, ये रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। आपके पास रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को मैं समझा चुका हूँ आपके पास। आप कोई पर्टिकुलर एंटीजन को खुद सिंथेसाइज करोगे बॉडी में जो है यूजिंग रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, आप उसको बॉडी में इंडक्ट करोगे और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। नंबर थर्ड इज़ द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड वैक्सीन्स। आप रिकमेंडेड, अगेन ये भी रिकमेंडेड डीएनए से ही ताल्लुक़ रखती है। आपके पास छोटी छोटी वेरी स्मॉल जो आपके पास फ्रेगमेंट प्रोटीन्स होती हैं ना, पेप्टाइड्स, शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, आप वो जो है आराम से सिंथेसाइज कर सकते हो यूजिंग दिस अगेन दिस सेम मैथड। जैसे कि इंसुलिन फॉर एग्जांपल थी, इंसुलिन जैसे आपने सिंथेसाइज की थी, राइट। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक एमसीक्यू यहाँ पे, एंटीबॉडीज़ दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स that can only recognize one specific antigen और more specifically one specific epitope, ठीक है। नॉट वन स्पेसिफिक, ये डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबॉडी है, इसलिए मैं बार बार ये नहीं कह रहा वन स्पेसिफिक एंटीजन कह रहा हूँ। क्योंकि एक एंटीबॉडी लाइक डिपेंड कर सकता है ना, पेंटामर भी हो सकती है, राइट। पाँच एक साथ, पाँच जो है साइट्स पे, 10 साइट्स पे एक साथ बाइंड कर ले, राइट। तो ये डिपेंड होता है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आपके पास सबसे पहले जीन कोडिंग फॉर पैथोजन एंटीजन, आप उसको आइसोलेट करते हो, जो पैथोजन की एंटीजन की जीन है उसको इंसर्ट कर देते हो एक वेक्टर के अंदर। वेक्टर आपके पास क्या होता है, अब वेक्टर आपके पास होता है, वेक्टर आपके पास होता है एक स्पेसिफिक डीएनए लाइक कैरियर मॉलिक्यूल अब ऐसे कह लो, कैरियर मॉलिक्यूल यूज टू ट्रांसफर a desired gene into desired gene into a host। एक होस्ट के अंदर वो जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो गाड़ी है, वहीकल है, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल, दैट इज योर वेक्टर, ठीक है। कैरियर सिस्टम हो सकता है, या अगर प्लास्टिड्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर प्लास्टिड्स हो सकते हैं, प्लास्टिड्स, अगर प्लास्टिड्स हो सकते हैं, प्लास्मिड्स सॉरी, आपके पास वेक्टर्स, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, वायरसेस आपके पास हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेजेस हो सकती हैं, बैक्टीरियोफेजेस हो सकती हैं जो कि लाइक एक बैक्टीरिया के अंदर वो डिज़ायर जीन को लेकर जाएं। आपके पास आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं वेक्टर्स, ये आपके जो खुद आप सिंथेसाइज करोगे, आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी आपके पास हो सकते हैं, राइट। तो दीज आर डिफरेंट वेक्टर्स। आप कोई जीन को उस एंटीजन की जीन को आइसोलेट करोगे, निकालोगे, आप उसको वेक्टर के अंदर इंजेक्ट करोगे, वेक्टर जो है आपके पास डाल दोगे एक होस्ट के अंदर, वो होस्ट जो है एंटीजन प्रोटीन बनाएगा, और प्यूरिफाइड एंटीजन जो है मैं आपको बताया ना कि वैक्सीन क्या है, इट्स वीक एंटीजन या वीक पैथोजन, वीक डेड ऑर्गेनिज्म, राइट। यही है, आप उसको इंजेक्ट कर दोगे, वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये अब बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक कुछ चीज़ें लिखती है, लेट्स सी क्या क्या है। ह्यूमन लेक्टोफेरिन, आपके पास ह्यूमन लेक्टोफेरिन एक आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका फंक्शन होता है कि लाइक ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्ट्रेंथन कर देती है इम्यूनिटी को, और इसका अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है ना इसकी, ठीक है। ह्यूमन टीयर्स में ये होता है स्लाइवा, मिल्क, लंग सिक्रीशंस। आप इसको अब अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप ये देख लो ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैसे बताया था, मैंने आपको रीज़न बताई थी कि क्यों आपके पास इन्फ्लेमेशन होती नहीं, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग योर पायरेक्सिया, ड्यूरिंग फीवर। तो मैंने आपको एक रीज़न बताई थी वहाँ पर, एक मैंने आपको चीज़ बताई थी कि लाइक बैक्टीरिया नीड्स आयरन टू ग्रो, राइट। अब देखो ह्यूमन लेक्टोफेरिन आपके पास बाइंड कर जाता है आयरन के साथ, आयरन के साथ बाइंड कर देगा, आयरन को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। अब बैक्टीरिया नीड्स आयरन, बैक्टीरिया आयरन को ढूंढ रहा है, लेकिन आयरन उसको नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, क्या डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके नेचुरल सोर्सेज में ये आपके पास प्रेजेंट है, ह्यूमन टीयर्स में, सलाइवा में, मिल्क में। अब देखो विंक मिल्क में प्रेजेंट तो है ये आपके पास, लेकिन मिल्क में ये बहुत ज़्यादा इसकी स्मॉल क्वांटिटी है। अब इसकी लार्ज क्वांटिटी आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल अब देखो ना, आप यही तो बिजनेस है, आप जो है लाइक एनिमल लोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल लोगे। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल होता है द एनिमल whose genetic material have been modified। ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल whose DNA has been artificially modified,
ठीक है, आप उसको खुद किस तरह से, आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, वो जीन आप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करते हो, वो जीन आपने इंजेक्ट की, पहले प्रेजेंट नहीं थी, आर्टिफिशियली खुद मॉडिफाई किया उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट वो ऑर्गेनिज्म बन गया ट्रांसजेनिक, ट्रांस मतलब अक्रॉस, जेनिक मीन जीन्स, तो एक फॉरेन जीन को आपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से आप लाइक इंजेक्ट करवाओगे, जिसकी वजह से मिल्क में जो है आपके पास फॉर एग्जांपल वो जीन थी कि भाई ज़्यादा लेक्टोफेरेंस बने इन मिल्क, जिसकी वजह से ज़्यादा लेक्टोफेरेंस बनेंगी, ठीक है, और आपके पास मिल्क आप फिर क्या करोगे, आप लाइक दे दोगे, ये कंट्रोल ये इसको ट्रांसफार्मर एनिमल्स भी कह सकते हो, लाइक जो आप यूज़ करते हो इन फॉर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, राइट, आप उसको यूज़ करोगे, आप क्या कमर्शियल आएगी आपकी कि भाई ऐसा दूध पियो जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट हो आपकी यूज़ हो जाए, राइट, तो ये आपके पास या यूज़ कर सकते हो, दैट्स ह्यूमन लेक्टोफेरिन, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। आगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये अगेन आपके पास ग्रोथ है, नाम से याद आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, किस तरह से ग्रोथ होगी, या प्रोटीन सिंथेसिस होगी, राइट से बात है। अब आपके पास पहले हम इसको लेते थे पिट्यूटरी ग्लैंड में, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लिया और जाके जो जो जिनमें ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, उनमें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उनकी ग्रोथ लाइक दोबारा से स्टिमुलेट होगी, दोबारा से स्टार्ट होगी। अब क्योंकि अब लिखो ना, अब एक ह्यूमन से कितना को आप ले सकते हो, फिर आपने नई टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल से आपने एनिमल को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से आपने सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि आपके पास कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहों को आपने, माइस को आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से उनसे प्रोड्यूस करवाया, वो आपने उनकी सिक्रीशन से, जैसे कि यूरिन से, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आपने लाइक ले रहे हो, यूरिन से आपने लिया, फॉर रिसर्च पर्पसेज, फॉर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, राइट, तो ये आपके पास हो गए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब कुछ आपके पास लास्ट सिंध बुक में कुछ चीज़ें हैं, मेंशन है, जो कि लाइक इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि रहने दो, चलो बस डिस्कस वैसे भी हमने कर लिया। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज इन योर सिंध बुक। अच्छा, जो बी की वैक्सीन है वो आपके पास फर्स्ट रिकम्बेंडेंट वैक्सीन है, जो कि आपके पास इट इज़ द फर्स्ट रिकम्बेंडेंट वैक्सीन जो कि प्रोड्यूस हुई थी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। अब ये ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो एमसीक्यू आ सकता है, फर्स्ट रिकम्बेंडेंट वैक्सीन किस तरह से आती है। सबसे पहले तो आप जीन आइसोलेट करते हो, जो आपके पास हेपेटाइटिस बी का वायरस है ना, उसकी जो एंटीजन की जीन है वो आप आइसोलेट कर देते हो फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस। उसको आइसोलेट करने के बाद आप एक वेक्टर के अंदर, जो व्हीकल है जो कि उसको ट्रांसफ़र करेगा उस जीन को इनटू आवर डिज़ायर ऑर्गेनिज्म, उसके ना आपने इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करते हो यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये दो एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, these are the enzyme that cuts DNA at specific like recognition sequences। डीएनए को एक पर्टिकुलर एंड से कट कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये मॉलिकुलर सीजर है, ये मॉलिकुलर सीजर, मॉलिकुलर सीजर्स। इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डी लाइक क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट पाया जाता है ना, बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो बैक्टीरिया इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट whom, अगेंस्ट अगेंस्ट वायरसेस। अब वायरसेस मतलब कि बैक्टीरियोफेजेस की यहाँ पे बात होती है, दी वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, राइट। अब बैक्टीरियोफेजेस जो है आपके पास बैक्टीरिया में आएंगे, बैक्टीरिया के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरल आरएनए को, वायरल जो भी डीएनए है या आरएनए है, वायरल न्यूक्लिक एसिड को कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से कट कर देगा, और जिसकी वजह से वायरस जो है अपना इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, राइट। तो बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। दूसरा एंजाइम है अकबर डीएनए लाइगेज का, जो कि एंजाइम दैट जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले वो वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जोड़ोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको इस फॉर एग्जांपल इस पार्ट से कट कर देगा, ये कट करके ये आ गया आपके पास,
ठीक है। उसके बाद आप ये आपके पास डिज़ायर जो आपने जीन थी जो कि आपने आइसोलेट की थी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, ठीक है, बी के उसके उसके वायरल लाइक उसके 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 वायरल एंटीजन की, ठीक है। वो ये जीन को आप इंसर्ट इंसर्ट कर दोगे यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम, वो ये आपके पास बन जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा रिस्ट्रिक्शन, एंड दैट इज़ योर डीएनए लाइगेज। अब आपने प्लाज्मिड को कर दिया, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दोगे टू पर्टिकुलर योर होस्ट, जैसे कि यीस्ट सेल्स, जैसे कि कॉमनली होते हैं आपके पास सेकेरोमाइसियस सेरिवीसी है। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट, लेकिन जो भी है, ठीक है, यीस्ट। उसके बाद एंटीजन प्रोड्यूस होगी, यीस्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हेपेटाइटिस बी की एंटीजन। वो आप एंटीजन को प्यूरीफाई करोगे, उसको वैक्सीन बनाओगे और वैक्सीन बना के आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपके पास बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है कि नहीं है, वायरस वाले चैप्टर में डिस्कस किया था हमने, नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे आगे आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी जीन आपके पास, आप इसको लाइक आइसोलेट करते हो और इंसर्ट कर देते हो इनटू इंसेक्ट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है एमसीयूज़ के लिए, किस सेल्स में इंसर्ट करते हो, इंसेक्ट सेल्स में। और सबसे प्रोटीन आपके पास प्रोड्यूस होती हैं, वो आपको यूज़ कर देते हो फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। आपने सिर्फ वैक्सीन का सिर्फ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काम है कि कोई ऐसा कंपोनेंट पैथोजन का बनाना जो कि आपका बॉडी का सेल रिकग्नाइज कर सकता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकता है, बस ये काम है, ठीक है। अगर वो बन गई तो आपको वैक्सीनेशन होगी, आप यू बिकम इम्यूनाइज्ड, ठीक है। जैसे कि आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है आपके पास इस तरह से आप लाइक आपके पास स्किन में इस तरह के वॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। ये इट्स वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके बाद आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आपके पास लाइक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी वैक्सीन बनाते हो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इन्फ्लुएंजा की एंटीजन जीन्स को आप होस्ट सेल में एक्सप्रेस कर देते हो, जिसकी वजह से वो वैक्सीन बनना स्टार्ट कर देता है। तो यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी मेक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। इन्फ्लुएंजा में आपके पास लाइक डिफरेंट सिम्टम देखने को मिल रहे होते हैं, फीवर, रनिंग नोज, वीकनेसेस, स्नीजिंग, ठीक है। आपके पास रेडनेस ऑफ आई है, सर दर्द है, सोर थ्रोट है, डिफरेंट। नाउ दिस इज़ नॉट कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड आपके पास राइनो वायरस कोल्ड करता है, ये कॉमन कोल्ड से ज़्यादा लाइक सवेयर होता है, मच सवेयर देन कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड अकबर राइनो वायरस जो है वो डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। कोविड-19 की वैक्सीन अगेन ये भी आपके पास आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से लाइक फाइजर बायोटेक एंड मॉडर्ना कंपनी का नाम है, उसने लाइक इस आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई थी। जॉनसन एंड जॉनसन लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के नाम है लाइक, बस यहाँ से आप देखा ले, बस इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, बाकी सारी कट कर देते हैं चलो। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, एम आर एन ए टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। एम आर एन ए टेक्नोलॉजी की मदद से आपके पास ये हमने यहाँ पर आई एम कोविड-19 की बनाई थी। मलेरिया, मलेरिया आपके पास अगेन आरबीसीज के अंदर जो है डेवलप कर देता है एक पर्टिकुलर मलेरिया ट्रांसमिशन का वायरस। क्या होता है आपके पास, पहले इन्फेक्शन विद दी इन्फेक्टेड मॉस्कीटो, ये जाता है इन्फेक्टेड पर्सन में, वहाँ से जाएगा फिर लिवर के थ्रू आरबीसीज, फिर दोबारा ये कोई और वायरस, कोई मॉस्कीटो आएगा आपको लाइक काटेगा और उस आपके खून से उस मॉस्कीटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा, राइट। और लाइक जो मलेरियल जो एक होता है ना मलेरियल, तो सबसे पहले तो लाइक इट्स नॉट वायरस, पता नहीं मैं वायरस वायरस क्यों कह रहा हूँ, शायद ऊपर हम वायरस की बात करें। मलेरिया आपके पास एक पैरासाइट की वजह से कॉज होता है, राइट, एक पैरासाइट की वजह से कॉज होता है, नॉट अ वायरस, ये याद रख लेना, नॉट अ वायरस। वायरस ऊपर हम वायरसेस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए लाइक शायद इसलिए जो है बार बार वायरस आ रहा है। मलेरिया इज कॉज बाय पैरासाइट, राइट। आपके पास ये मलेरिया जो है आपके पास स्प्रेड होता है फीमेल मॉस्किटोज की मदद से, ठीक है। मॉस्किटो जो है आपके पास अपने एग्स जो हैं आपके पास वाटर के अंदर ले करती, और जो मलेरिया पैरासाइट है वो लिव करता है इनसाइड मॉस्किटो एंड ह्यूमंस। तो मलेरिया पैरासाइट आरबीसी के अंदर
इन ह्यूमंस एंड मॉस्कीटो के अंदर लिव कर रहा होता है। और जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो होता है, मलेरियल मॉस्कीटो मतलब के, वो अपने अंडे देता है वाटर के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि लाइक आपके पास अगर कोई लाइक कोई खड़ा हुआ पानी है ना, बहुत अरसे का कोई पानी है जो बाल्टी के अंदर खड़ा है, तो आप उसको बहा दो, क्योंकि उसके अंदर जो मॉस्कीटो के लाइक उन इन्फेक्टेड मलेरियल मॉस्कीटो के जो एग्स होंगे, अगर वो लाइक मेच्योर हो गए और वो लाइक उस वो नया मॉस्कीटो आ गया, तो मलेरिया जो है फैलेगा, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेगनेंट वाटर जो है वो लाइक इट्स मोर डेंजरस, ठीक है, क्योंकि मॉस्कीटो जो है अपना ब्रीद वहाँ पे अपने एग्स वहाँ पे जो है ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी। तो मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट, मलेरिया पैरासाइट के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो आपके पास, it's the brand name, it's the company name Sanaria, I don't know if I'm pronouncing it correctly or not, जिस जो कि आपके पास यूज़ करते हो, जिसमें आप वीकेंड पैरासाइट्स फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट को इंजेक्ट करवाते हो, एटीन्यूएट करवाते हो इन ऑर्डर टू डेवलप दी वैक्सीन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम वैक्सीन। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। आई थिंक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं आपको मैंने सही तरीके से नहीं समझाया, क्योंकि बिकॉज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट टॉपिक है समझने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इम्यूनिटी वाला चैप्टर आपको इसको देखना पड़ेगा। इम्यूनिटी अगर आपको आती है सही तरीके से तो आप जो है इसको कर लोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। सो या